हेलो एवरीवन, माय नेम इज हितेश और आपका यूट्यूब चैनल ऑफ ट्रेड बेंच में स्वागत है। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज वी हैव गॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हु इज स्प्रेडिंग एजुकेशन अबाउट इन्वेस्टिंग कैसे करना है, ट्रेडिंग टिप्स, क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं और वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ इन्वेस्टिंग की बातें करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ उमेश त्रिपाठी की। इनका खुद का एक बहुत फेमस यूट्यूब चैनल है विच हैज़ मोर देन 150,000 सब्सक्राइबर्स, नियरली 150,000 सब्सक्राइबर्स। इनके इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग ज्ञान से बहुत हेल्प होता है। इनके वीडियोस ऑन डेली बेसिस पब्लिश होता है, तो प्लीज़ वहाँ पे जाके भी रोज़ आपको सीखने मिलेंगे। आज हम ये वीडियो इसलिए कर रहे हैं कि वी वांट टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट उमेश त्रिपाठी। वो किस तरह से सोचते हैं, मतलब उनका थॉट प्रोसेस क्या है, व्हाट गोज इन देयर माइंड व्हेन ही इज थिंकिंग अबाउट इन्वेस्टिंग। एंड द स्पेसिफिक टॉपिक विच आई विल टॉक अबाउट टुडे इज वैल्यू इन्वेस्टिंग। एवरीवन डज इन्वेस्टिंग, पर इन्वेस्टिंग भी अलग अलग तरीके के होते हैं। एक होता है कि इन्वेस्टिंग करने के लिए इन्वेस्टिंग कर दो, एक होता है कि सही स्टॉक में इन्वेस्ट करना, वो सही दाम पे आया कि नहीं आया, वो एक अलग तरह की इन्वेस्टिंग होती है और हम उसके बारे में ज़्यादा चर्चा करेंगे। हम समझने की कोशिश करें कि वैल्यू इन्वेस्टिंग प्रपोजिशन का इंपॉर्टेंस क्यों है, स्पेशली इन कोविड टाइम्स, बिकॉज लॉट ऑफ स्टॉक्स क्या हो गया कि अंडर वैल्यूड हो गए हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट लोगों को बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे हैं इन्वेस्ट करने के, बट उनको स्पॉट करना इज़ अ डिफरेंट आर्ट। एंड वी लर्न अबाउट दैट आर्ट ऑल्सो इन लिटिल बिट इन डिटेल एज टू स्टॉक्स कैसे स्पॉट करते हैं। तो उमेश जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ ट्रेड बेंच के यूट्यूब चैनल पे। आपके बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाला, थैंक यू फॉर दैट। एंड प्लीज़ आप अपना इंट्रो दीजिए अपने व्यूअर्स, तो जाके जान पाए हमारे व्यूअर्स और आपके व्यूअर्स के आप एक्चुअली क्या करते हैं एंड व्हाट इज़ योर आइडिया ऑफ इन्वेस्टिंग। श्योर हितेश, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एंड यहाँ पे आई थिंक इनवाइट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। सो बेसिकली अगर आप हमारे चैनल पे जो वीडियोस देखते हैं तो वहाँ पे हम फोकस करते हैं कि भाई कैसे हम न्यू कॉमर्स को, बिगिनर्स को ये एजुकेट कर सके कि वो न्यूज़ और नॉइज़ को साइड में रखते हुए कैसे वो फोकस कर सके वैल्यू इन्वेस्टिंग पर। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग बेसिकली अराउंड फंडामेंटल एनालिसिस ही रहता है। कैसे हम फंडामेंटल एनालाइज करते हैं फंडामेंटल स्टॉक्स, और बेसिकली हम कैसे देखते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में, किसी भी पर्टिकुलर कंपनी में अगर कोई पर्टिकुलर स्टॉक हम एनालाइज कर रहे हैं तो उसकी एक्चुअल प्राइस हम पता कर सके, और साथ ही साथ एक्चुअल प्राइस पता करने के साथ अगर थोड़ा बहुत डिस्काउंट पे वो स्टॉक मिल रहा है तो हम उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकें। से एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें तो जब भी हम शॉपिंग करने जाते हैं, मे भी कोई फैब्रिक खरीदने जाते हैं या इवन एयरलाइंस की टिकट बुक करते हैं या कार खरीदने जाते हैं, तो हम एक प्राइस जो होती है कार की, एक्चुअल प्राइस होती है, उसके बारे में हमें पता रहता है, राइट। कंपनी हमें बताती है कि ये दिस इज द प्राइस दैट यू हैव टू पे। अगर हमें कंपनी थोड़ा सा डिस्काउंट देती है, सो वी आर एक्चुअली लुकिंग फॉर अ डिस्काउंट इन दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो अगर हमें एक्चुअल प्राइस पे डिस्काउंट मिलता है तो इट इज अ विन विन काइंड ऑफ सिचुएशन, डील, राइट, फॉर अस। सो सेम थिंग अगर हम स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स में एनालाइज करें और हम देखें कि अगर हमें कहीं डिस्काउंट मिल रहा है, डिस्काउंट इन टर्म्स ऑफ से द प्राइस, द स्टॉक प्राइस, because we fundamentally analyze the stocks, we see that okay, the stock have a particular potential in future, and then we see that okay, at this particular price the stock is in trading in the market, and then we try to find out the best price. So there are best practices जो कि हम फॉलो करते हैं एज अ बिगिनर इन द शेयर मार्केट। क्योंकि होता क्या है कि वैल्यू इन्वेस्टिंग जनरली लोग ये सोचते हैं कि बहुत हाई फाई चीज़ है और इसे एज अ बिगिनर हम समझ नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे बात आती है कि भाई ग्राहम नंबर क्या है, यहाँ पे बात आती है इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि अगर हम थोड़ा सा ट्विक करें बेसिक अंडरस्टैंडिंग को अपने स्टॉक मार्केट के, तो हम यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू निकाल सकते हैं स्टॉक्स की, और एक्चुअल वैल्यू निकालने के साथ ही साथ हम एक्चुअल में ये पता कर सकते हैं कि स्टॉक की प्राइस करंटली अंडर वैल्यूड है या नहीं। और कई सारी सिचुएशंस अराइज होती हैं स्टॉक मार्केट में, जैसे कि हमने रिसेंटली देखा था अराउंड 2019 टाटा मोटर्स के साथ क्या हुआ था कि जैगुआर लैंड रोवर की एक ही क्वार्टर में अराउंड 36,000 करोड़ की वहां पे लॉसेस हुए थे, और बेस्ड ऑन दैट टाटा मोटर्स के शेयर प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा नीचे चले गए थे, राइट। अब फंडामेंटली देखें तो कंपनी का मैनेजमेंट और कंपनी का बिजनेस प्लान इंटैक्ट था। वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी थी कि हम उस पर्टिकुलर स्टॉक में थोड़ी बहुत बेसिक एनालिसिस करने के साथ ही साथ अराउंड 60-70 रुपीज़ पर शेयर के प्राइस पे
हम स्टॉक बाई कर सकते थे, क्योंकि देखा जाए तो एक तरह से वो एक वैल्यू हमें प्रोवाइड कर रहा था। क्योंकि ओवरऑल देखा जाए तो अभी देख सकते हैं करंट मार्केट सिचुएशन में टाटा मोटर्स के प्राइसेस हम सबको पता है, अब न्यूज और नॉइज ज़्यादा क्रिएट हो रही है, फंडामेंटली लोग उसमें कम इंटरेस्ट ले पा रहे हैं। क्योंकि ऐसे स्टॉक्स जब फंडामेंटली बीटन डाउन होते हैं, फंडामेंटली बीटन डाउन इन द सेंस उनके फंडामेंटल्स तो अच्छे रहते हैं, बट स्टॉक प्राइस बीटन डाउन होते हैं, तो हमें एनालाइज करना चाहिए, ना कि जब न्यूज और नॉइज में ऐसे स्टॉक्स आते रहते हैं। ठीक है, तो जनरली 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो कि हम देखते हैं एनालाइज करने के पहले स्टॉक्स को। तो हम बेसिकली एनालाइज करते समय ये देखते हैं कि स्टॉक का पोटेंशियल क्या है आने वाले समय में, स्टॉक इन द सेंस कंपनी का पोटेंशियल क्या है, कंपनी कैसा परफॉर्म कर सकती है। अगर बिजनेस में हमें मोट या मोनोपोली टाइप का बिजनेस दिखता है तो वो हमारे लिए एक प्लस पॉइंट होता है, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो ऐसी कंपनियां जो कि अपने प्रोडक्ट सेगमेंट में लीडर्स हैं, जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड आप देख लीजिए, आप मैरिको का एग्जांपल ले लीजिए, तो इन सब केसेस में क्या होता है कि अगर कंपनी के स्टॉक प्राइसेस नीचे भी जा रहे हैं तो हमें उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक कंपनी ग्रोथ पाथ पे है, और कंपनी ग्रोथ पाथ पे होने के साथ ही साथ अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है कि उसके स्टॉक प्राइसेस नीचे जाते हैं तो उसमें पैनिक मोड में हमें नहीं आना चाहिए एज ए रिटेल इन्वेस्टर, क्योंकि इसका एक ब्रांड वैल्यू है, मोट है, मोनोपोली टाइप का बिजनेस है, और कंपनी ग्रो करनी ही करनी है। ठीक है, तो फ्यूचर एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव अगर हम समझ लेते हैं किसी भी कंपनी में, किसी भी स्टॉक में, तो वो एक पॉजिटिव पॉइंट होता है हमारे लिए। इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि वैल्यू इन्वेस्टिंग मतलब ये नहीं हो गया कि वो चीज़ 2 या 4 रुपए की, वैल्यू इन्वेस्टिंग मतलब ये हो गया कि उसका जो फेयर वैल्यू है उससे सस्ते मिल रही है। वो समझ लिए कोई सा कि फेयर वैल्यू 100 रुपये है, वो हमें 80 रुपये या 90 रुपये मिल रहे हैं, तो वो सस्ता हो गया, वो वैल्यू इन्वेस्टिंग हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि 2-4 रुपये का स्टॉक वैल्यू इन्वेस्टिंग होता है, वो हो गए पेनी स्टॉक्स। पेनी स्टॉक्स और वैल्यू इन्वेस्टिंग दो डिफरेंट चीज़ हैं। वैल्यू इन्वेस्टिंग वो हो गया जो चीज़ सही दाम है उससे सस्ती मिल रही है। शायद मैं करेक्ट हूँ यहाँ पे उमेश जी? करेक्ट। सो जैसा मैंने बताया राइट, कि अगर हम कोई ऑटो परचेज करने जा रहे हैं, व्हीकल बाई कर रहे हैं राइट, तो कंपनी एक प्राइस डिसाइड करती है। ठीक है, अब उस पर अगर हम थोड़ा सा बार्गेन कर सके, अब यहाँ पे ये नहीं कि कंपनी का प्राइस जो एक्चुअल प्राइस है, कंपनी लॉस तो बेयर नहीं कर रही है राइट, लेकिन अगर हमें थोड़ा सा वहाँ पे डिस्काउंट मिल जाता है तो हमारे लिए वो एक तरह से वैल्यू क्रिएट करता है राइट। तो स्टॉक इन्वेस्टिंग में भी जब हम वैल्यू इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन रहती है, थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग हंटिंग में। तो एक तरह से जो वैल्यू हंटिंग टाइप की हम बोलते हैं, एक तरह से ट्रेजर हंट होता है। ट्रेजर हंट हम इसलिए कहते हैं कि भाई हम एक पर्टिकुलर ट्रेजर है हमारे लिए, स्टॉक जो है इन्वेस्ट हम कर रहे हैं वो हमारे लिए एक ट्रेजर है, और अगर हम ट्वीक कर सके कि वो वाकई में एक ट्रेजर है या नहीं, तो हम उसे वैल्यू इन्वेस्टिंग कहते हैं। ना कि हम स्टॉक मार्केट में गए 10 स्टॉक्स एक बास्केट में रखे हुए हैं, हमने 2 स्टॉक्स रैंडमली पिक कर लिए, वो वैल्यू इन्वेस्टिंग नहीं होती है। वो एक तरह से देखा जाए तो स्पेकुलेटिव बेस्ड इन्वेस्टिंग होती है, कि हमने कुछ भी उठा लिया, रिटर्न्स देना है तो रिटर्न्स देगा, नहीं तो नहीं देगा, चला तो चांद तक, जैसे कहते हैं ना, चला तो चांद तक, नहीं तो फिर जीरो होना है। तो जैसे हम बात कर रहे थे राइट, इंट्रिंसिक वैल्यू की अगर हम बात करें तो इंट्रिंसिक वैल्यू बेसिकली एक कैलकुलेशन होता है जो कि आपको एक फेयर वैल्यू टाइप का स्टॉक का प्राइस कैलकुलेट करके देता है। बहुत हाई फाई चीज़ नहीं है। यहाँ पे हम अपने एक्चुअली जो हमारे व्यूअर्स होते हैं उनके साथ ये फोकस करते हैं कि वो यहाँ पे कोई डिग्री नहीं लेनी होती है, उनको कोई एजुकेशनल यहाँ पे इंफॉर्मेशन का मतलब ये नहीं होता है कि उनको कोई एग्जाम क्लियर करना है। तो इसलिए हम यहाँ डिटेल में बात नहीं करते हैं कि भाई इंट्रिंसिक वैल्यू में कैसे हम अर्निंग पर शेयर और जो प्रीवेलिंग बॉन्ड रेट्स वगैरह होते हैं वो क्या होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि आपको एक, आपके पास एक क्या कहे, जो हमारे बड़े इन्वेस्टर जी हैं उन्होंने एक फॉर्मूला दे रखा है आपको, तो आप उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। और कई सारे एप्लीकेशंस भी हैं जहाँ पे आप इंट्रिंसिक वैल्यू डायरेक्टली पा सकते हैं स्टॉक्स की। तो आप ये देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि जो करंट स्टॉक प्राइस है, करंट स्टॉक प्राइस और इंट्रिंसिक वैल्यू दोनों में कंपेयर करके आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि बेसिकली वो स्टॉक एक्चुअल में आपको एक तरह से डिस्काउंट पे मिल रहा है या नहीं। तो बेसिकली होता क्या है कि ये सब रिलेटेड है। आप देखिए अर्निंग पर शेयर, अगर आपकी कंपनी की ग्रो हो रही है, ईयर ऑन ईयर अर्निंग पर शेयर में ग्रोथ हो रही है, आपकी कंपनी एक कंसिस्टेंट ग्रोथ पाथ पे है, मतलब उसमें ग्रोथ रेट जो हर साल ईयर ऑन ईयर एक पर्टिकुलर
परसेंटेज से वो ग्रो कर रही है, तो ऑब्वियसली आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू जो आप कैलकुलेट करेंगे वो आपको कहीं ना कहीं से आपको ग्रोथ और अर्निंग्स वगैरह का एक कोरिलेशन देगा। तो जब हम ग्रोथ पे फोकस करते हैं, अर्निंग्स पे फोकस करते हैं, सेल्स वगैरह पे फोकस करते हैं किसी भी कंपनी में, तो यही तो वैल्यू इन्वेस्टिंग है, राइट? तो हम इसी के अराउंड ही इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, फिर ये देखते हैं कि भाई इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं। इंट्रिंसिक वैल्यू बेसिकली फेयर वैल्यू होगी, बेसिकली सही दाम है कि नहीं है बेसिकली। सर तो फिर इंट्रिंसिक मतलब वैल्यू इन्वेस्टिंग हो गई, वो नॉर्मल इन्वेस्टिंग से डिफरेंट कैसे हो गई? एज इन एक तो होता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं इन्वेस्टिंग इन SIP मोड के, चलो हर महीने की 5 तारीख या 10 तारीख को मैं 10,000 रुपये ये अपने चूजन स्टॉक्स है उसमें SIP मोड में चला जाऊंगा मैं, मतलब उसमें नॉर्मली अच्छे स्टॉक्स ही पकड़ते हो आप। सो वो इन्वेस्टिंग और वैल्यू इन्वेस्टिंग में कुछ फ़र्क है तो क्या फ़र्क है? सो SIP मोड क्या होता है कि SIP मोड बेसिकली एक तरह से देखा जाए तो जो वर्किंग क्लास होते रहे, बिजनेस क्लास जो लोग होते हैं, जो 10 to 4 की जॉब होती है जिनकी, जो बेसिकली मार्केट पे फोकस नहीं कर सकते हैं, वो दे गो फॉर SIP मोड। SIP मोड में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर अमाउंट हम फिक्स कर लेते हैं कि दीज आर द अमाउंट्स, एंड एक पर्टिकुलर बास्केट हम क्रिएट करते हैं स्टॉक्स की, एंड दीज आर द स्टॉक्स इन विच आई एम गोइंग टू गो फॉर SIP एवरी मंथ ऑन अ सर्टेन डेट। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि से फॉर एग्जांपल 10,000 की SIP आप कर रहे हैं 4 स्टॉक्स में, तो से 5th ऑफ एवरी मंथ योर 10,000 इज गेटिंग इनटू पर्टिकुलर स्टॉक्स, जो भी आपने 4-5 स्टॉक्स की सिलेक्शन कर रखी है। नाउ व्हाट हैपेंस इज these 4 stocks will have their own cycle, right? Own cycle in the sense, say for example, certain stock X in a certain time period may not be yielding you as per the market, as per the sector, say it is from a particular sector, वो सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बट हो सकता है आपका स्टॉक अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। अब अगर सिचुएशन ये आती है कि आप हर महीने SIP कर रहे हैं, तो उसमें जनरली क्या होता है कि आपको जो कंपाउंड रिटर्न्स वाली बात आती है यहाँ पे, वो थोड़ा सा लोअर साइड पे चला जाता है, क्योंकि आपके स्टॉक प्राइसेस जो फ्लक्चुएट होते रहते हैं, जो वोलेटिलिटी होती है, राइट, वो आप वहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर पाते, आप एक्चुअल प्राइस पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे होते हैं। तो बिल्कुल सिमिलर आप एग्जांपल लीजिए, म्यूचुअल फंड में जैसे आप SIP करते हैं, राइट, आपको म्यूचुअल फंड में जनरली क्या होता है, 12 से मैक्सिमम 20, 25, 30% तक आपको रिटर्न्स मिलते हैं। बट अगर आप वैल्यू इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो आप एग्जैक्ट प्राइस पता कर रहे हैं, आप वहाँ पे बार्गेन प्राइस भी देख रहे हैं, और बार्गेन प्राइस पे आप बल्क में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो पोटेंशियल जो आपका रिटर्न्स पाने का है वो बढ़ जाता है व्हेन यू आर डूइंग अ वैल्यू इन्वेस्टिंग, ना कि म्यूचुअल फंड्स या SIP मोड में। दो SIP एंड म्यूचुअल फंड्स वो अपने ओन बेनिफिट्स लेके आते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ऑब्वियसली उनमें भी आपको कंपाउंडिंग रिटर्न्स मिलता है। इट्स जस्ट अबाउट हमारा जो प्लान रहना चाहिए टू बीट द इन्फ्लेशन। अगर हम इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं, बीट फ्रॉम म्यूचुअल फंड, SIP इन्वेस्टिंग और SIP इन स्टॉक्स, और हमारा ये वैल्यू इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट, तो आई थिंक हम एक तरह से देखा जाए तो रिटर्न्स अच्छा खासा स्टॉक मार्केट से जनरेट कर सकते हैं। मतलब बेसिकली मैंने अपनी ट्रेडिंग शुरू की थी 2009-10 के आसपास। सो माय फर्स्ट मेंटर ऑलवेज टॉट मी कि यदि तुम्हारा रिटर्न्स जनरेटेड बीट्स योर इन्फ्लेशन प्लस FD रेट एट दैट टाइम, यू आर डूइंग ओके। बेसिकली अभी का इन्फ्लेशन समझ लीजिए 5% ऑन एवरेज, और FD 5 से 6% देता है, तो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट यदि 11% के ऊपर दे रही है तो यू आर डूइंग अ डिसेंट जॉब, क्योंकि पैसा बढ़ भी रहा है और वैल्यू भी बढ़ रही है, एटलीस्ट इन्फ्लेशन बीट कर रही है। तो दैट वाज वन गुड पॉइंट कि मतलब इन्फ्लेशन और FD का रिटर्न मिला के बीट कर तो यू आर डूइंग अ डिसेंट जॉब। तो सर क्या मैं ये समझूं कि वैल्यू इन्वेस्टिंग हैज़ अ पोटेंशियल टू गिव यू मोर मल्टी बैगर्स रिटर्न देन SIP मोड, वैसा कर सकते हैं? और एक क्वेश्चन और था कि वैल्यू इन्वेस्टिंग में ऐसा होता है कि हम उसमें भी SIP मोड कर सकते हैं, या उसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट टाइप होता है वैल्यू इन्वेस्टिंग में? सो इट एक्चुअली डिपेंड्स कि आप किस तरह के इन्वेस्टर हैं, किस तरह की इन्वेस्टमेंट आप चाहते हैं। जैसे कि अभी हमने बोला, राइट, कि यू माइट बी इन अ सर्टेन सिचुएशन कि आप एक बिजनेस करते हैं, या आप एक पर्टिकुलर 10 to 4 वाली जॉब में हैं, तो आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि आप किस टाइप के इन्वेस्टर हैं। आप अगर
एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं या एग्रेसिवली मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, राइट? तो यू हैव टू गो फॉर वैल्यू इन्वेस्टिंग इन दैट केस। एसआईपी मोड आपके लिए इन दैट केस नहीं है, क्योंकि अब बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पे हम, जैसे कि हमने बोला कि ट्रेजर हंट करते हैं, यहाँ पे हम वैल्यू हंट करते हैं ऑफ अ पर्टिकुलर बिजनेस। अब इस सिचुएशन में हमें मल्टी बैगर रिटर्न्स, मल्टीफोल्ड रिटर्न्स मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अब आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, टाटा मोटर्स, राइट? टाटा मोटर्स, नाउ इफ आई वाज डूइंग एसआईपी for the past 5 years, I would have accumulated certain amount of shares. But if I waited patiently, because patience is a key to success in the share market, ये हमारे गुरुज कहते हैं, तो अगर हम पेशेंटली वेट करते कि नहीं हमें एक पर्टिकुलर वैल्यू पे ही चाहिए टाटा मोटर्स के शेयर, तो उस केस में हम अराउंड 65-70, ऑब्वियसली बॉटम फिशिंग हम नहीं कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में, बट नियर बॉटम अगर हमें मिल जाता है स्टॉक्स, दैट इज वेल एंड गुड फॉर अस। तो उस केस में हम अगर 70 रुपीज पर शेयर पे इन्वेस्टमेंट करते, तो दैट वुड हैव बीन काइंड ऑफ विद इन अ मैटर ऑफ 1 year इट वुड हैव बीन अ मल्टी बैगर रिटर्न, राइट? आई थिंक 770 और करंटली प्राइस 500, अराउंड 500 चल रहा है, राइट? 500 के आसपास। हाँ, तो अराउंड 7 times returns is very good returns in the market. Absolutely. So it is actually beating the what to say, it is beating the inflation, it is beating सब कुछ बीट the कर रहा है FDs, any kind of investment. सर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पे कि जैसे आपने बोला कि वैल्यू इन्वेस्टिंग इन सर्टन स्टॉक्स, सो उस कंपनी का प्रोडक्ट समझ में आना कितना ज़रूरी है। सपोजली मुझे टाटा मोटर्स का प्रोडक्ट समझ में आता है कि गाड़ियाँ बनाते हैं, मोटर पार्ट्स बनाते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह में है, सो दैट बिकम्स अ गुड प्रपोजिशन। अब समझ लीजिए कोई स्टॉक है जो फंडामेंटली लग रहा है चलो सब कुछ सही है, वैल्यू इट्स अंडर द वैल्यू, फेयर वैल्यू, सस्ते मिल रहा है, बट यदि मुझे प्रोडक्ट समझ में नहीं आता, जैसे वॉरेन बफेट बोलता है कि आई इन्वेस्ट ओनली इन दोज कंपनीज हुज प्रोडक्ट आई अंडरस्टैंड and whose product is relevant to me, तो वो थियरी कितनी यूजफुल है कि प्रोडक्ट समझना जरूरी है? So we have to see this in two different ways. एक तो वॉरेन बफेट के वे से, जो कि वो कहते हैं कि हमें जब तक बिजनेस समझ में नहीं आ रहा है, जब तक कंपनी के बारे में पता नहीं है कि बिजनेस क्या करती है, प्रोडक्ट नहीं पता है, हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते उसमें, हम इन्वेस्ट जनरली नहीं करते। बट रिसेंट अगर हम देखें वॉरेन बफेट का इन्वेस्टमेंट जो स्ट्रैटेजीज जो थोड़ी बहुत शिफ्ट हुई हैं उनकी, उन्होंने एप्पल में भी इन्वेस्ट किया। एप्पल, ही डजंट नो अबाउट एप्पल कि करती क्या है कंपनी। नाउ व्हाट ही डिड इज, वो उन्होंने एप्पल के बारे में स्टडी किया, उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी स्टडी की इस पर्टिकुलर सेक्टर में। सो इट्स नॉट ऑलवेज कि वी नीड टू नो अबाउट द बिजनेस। ऑब्वियसली जब हम एक कार के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम जाके एक डिग्री लें कि भाई कार कैसे काम करती है, इंजन पार्ट कैसे काम करता है, वायरिंग कैसे काम करती है। व्हाट वी नीड टू फिगर आउट इज कि कार की कंपनी में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उसकी अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, उस मार्केट में उस पर्टिकुलर कंपनी की अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। तो अगर हम ये फिगर आउट कर लेते हैं तो आई थिंक वेल एंड गुड। तो आई थिंक यही स्ट्रैटेजी सेम वॉरेन बफेट भी रिसेंटली उन्होंने थोड़ा बहुत शिफ्ट्स किए हैं, जो कि हमें भी समझना चाहिए चीज़ों को। उन्होंने भी एप्पल में इन्वेस्टमेंट किया रिसेंटली। सो आई थिंक बाय टाइम इफ वी आर एबल टू shift to a particular investment strategy, that is good for us in stock Warren market. Buffett has gone to the extent कि वो पहले बोलते थे मैं derivatives में trade नहीं करता, but now they sell options to improve the entry price. So in a way indirectly वो derivatives में भी घुस रहे हैं। मतलब बहुत लोग बोलते हैं, बहुत लोग समझते हैं कि he only deals in cash market, but that's not true. Exactly. वो derivatives में भी है। Right. So it's all about opportunities in stock market. As long as हम लोग प्रॉफिट कर रहे हैं, we are not on the losing side with a particular obviously investigation, so it's well and good, right? Saying right, there is no wrong strategy in trading. As long as it makes money, it's the right strategy. Exactly. सर एक नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा था कि फंडामेंटल एनालिसिस कितना इंपॉर्टेंट है वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए? आई मीन हाउ टू कंपनीज वगैरह फंडामेंटल एनालाइज करते हैं, वैल्यू इन्वेस्टिंग में कितना यूजफुल होता है वो? सो जो हम बात कर रहे हैं, राइट, इट्स ऑल अराउंड द फंडामेंटल एनालिसिस ओनली। नाउ से अगर मुझे किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो दो अप्रोचेज हो सकते हैं हमारे।
एक तो होता है टॉप डाउन अप्रोच, एक होता है बॉटम अप अप्रोच। तो टॉप डाउन में हम बेसिकली स्टार्ट करते हैं सेक्टर्स से कि से फॉर एग्जांपल कि हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि आने वाले 5 से 10 सालों में इलेक्ट्रिक व्हीकल में रेवोल्यूशन होगा। हम एंटिसिपेट कर रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर्स में हो सकता है एक चांस हो हमारे लिए। हम एंटिसिपेट कर रहे हैं ऐसी इंडस्ट्री जिनमें कि आने वाले समय में एटलीस्ट 2-3-4 सालों में एक शिफ्ट होने वाला है। तो वहाँ पे हम स्टॉक्स के पर्टिकुलर एनालिसिस पे जाते हैं कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल रेवोल्यूशन में कौन सी कंपनियां हैं करेंटली जो लिस्टेड हैं, वो पार्टिसिपेट करके हमें रिटर्न्स दे सकती है। तो हम यहाँ पे पर्टिकुलर स्टॉक्स पिक करते हैं। अब उन कंपनियों को पिक करने के बाद हम ये देखते हैं कि कितना एक्सपोजर हो सकता है इसका इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में। क्या हीरो मोटोकॉर्प को अगर हम एनालाइज करें तो हीरो मोटोकॉर्प और हीरो इलेक्ट्रिक राइट दोनों अलग सेगमेंट हो चुकी है ना, राइट। तो हीरो मोटोकॉर्प में अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ तो क्या वो रेडी है फॉर द इलेक्ट्रिक व्हीकल शिफ्ट। तो दो हीरो मोटोकॉर्प का करंट वैल्यूएशन में भी हमें लग रहा हो कि इसमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्योंकि हमें एक फेयर वैल्यू पे मिल रहा है। बट अगर आने वाले 2-3 सालों में वो शिफ्ट नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ द हीरो इलेक्ट्रिक दैट इज एक्चुअली काइंड ऑफ कमिंग अप एज अ सिस्टर कंसर्न है उसके, right, but it's not directly related to Hero Motor, right? Hero Motocorp. Right. So basically, sir, I mean, what I understand by this कि उसका current ecosystem जो होता है ना बहुत important है. Take for example जैसे अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल का बात किया, करंट यूनियन बजट जो भी अनाउंस हुआ रिसेंटली 2-3 दिन पहले, उसमें भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर में बहुत इम्पेटस दिया है. इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लुकिंग फॉर कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन बाय 2030, जो मेरे हिसाब से शायद मुश्किल होगा 5-6-7 साल में करना, बट उनका एटलीस्ट फोकस है उसके ऊपर. सो मे बी यदि देख रहे हैं कि गवर्नमेंट भी उस पर इतने बेसिकली इन्फ्लुएंस है, इतना हेल्प कर रही है, सो मे बी वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है फंडामेंटली एनालाइज करने के लिए. बिकॉज फंडामेंटल एनालिसिस इज जस्ट नॉट अबाउट रेशियोज क्या बोलती हैं, बट इट्स ऑल अबाउट के अराउंड द सिस्टम भी कैसा है उसके, बिकॉज वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से. सो इट्स अबाउट एनालाइजिंग द बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंड देन एनालाइजिंग की फ्यूचर में कैसा शेप इन कर सकती है कंपनी एज फार एज देयर ओवरऑल बिजनेस इज कंसर्न्ड. तो अगर हम ये चीज एनालाइज कर सकते हैं, एंटिसिपेट कर सकते हैं और पहले से ही फिगर आउट कर सकते हैं, देन वेल एंड गुड, राइट? वी कैन राइड ऑन करेक्ट द अपॉर्चुनिटीज. एंड सर, वैल्यू इन्वेस्टिंग में टेक्निकल एनालिसिस यूज करते हैं या उसका कोई इंपॉर्टेंस है? So generally if you see जितने भी गुरुज हैं यहाँ पे कोई भी टेक्निकल एनालिसिस की बात नहीं करता, बट अगर वैल्यू इन्वेस्टिंग के साथ टेक्निकल एनालिसिस करें स्टॉक्स की, so that is again it adds up to the value of what analysis we are doing. So ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है. what I have experienced is कि मैंने से फॉर एग्जांपल एक कंपनी में पता कर लिया कि इस कंपनी का प्राइस जो है अपने फेयर प्राइस से नीचे मिल रहा है, ठीक है. करंट प्राइस जो है वो इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे मिल रहा है. अब अगर मैं एनालाइज करता हूँ टेक्निकली, मैं चार्ट्स पे देखता हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं से कोरिलेशन मिल पाता है उसका. तो अगर कोरिलेशन मिल रहा है, वो चीज़ फिट बैठ रही है कि भाई स्टॉक भी अंडर वैल्यूड है और टेक्निकली भी मुझे वो स्टॉक चार्ट प्राइसेस में दिख रहा है कि हाँ एक्चुअल में बाइंग जोन में है ये, मतलब आप समझ रहे हैं, राइट? तो जो ओवरसोल्ड जोन में होता है, राइट, तो हम उसको कोरिलेट कर सकते हैं, हम 100% श्योरिटी के साथ उसमें एक तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. तो बेसिकली मैं टेक्निकल एनालिसिस इस पॉइंट ऑफ व्यू से करता हूँ वैल्यू एनालिसिस के बाद कि मुझे एक्चुअल में बाई करना चाहिए या नहीं. क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कंपनी का प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो वगैरह भी नीचे है, सब कुछ नीचे है, बट हो सकता है डेट्स की वजह से बहुत ज़्यादा उसके प्राइस टू अर्निंग रेशियो में गिरावट हुई हो. तो वो चीज़ भी हमें देखना चाहिए. और साथ ही साथ उसके स्टॉक चार्ट में अगर हम देखेंगे तो वो कुछ और ही कहानी कह रहा होता है. तो उस पॉइंट पे मैं उन पर्टिकुलर स्टॉक्स को रिजेक्ट कर देता हूँ इन्वेस्टमेंट के लिए. टू ऐड टू योर पॉइंट सर, मैं एक्चुअली आई हैव बीन इन्वेस्टर इनटू रिलायंस इंडस्ट्रीज फॉर अबाउट 9 years राइट नाउ. तो जब 2019 का फॉल हुआ था कोविड टाइम में, द लो ऑफ रिलायंस वाज अबाउट 790 रुपीज, 780 के आसपास आया था. अभी मैं बोलूंगा तो लोग बोले शायद इट्स अ पोस्टमार्टम एनालिसिस, बट इफ यू श्रिंक द चार्ट ना, यदि आप उसको डेली चार्ट कर दोगे या वीकली चार्ट कर देते हो, 785 वाज अ ब्रेकआउट फॉर रिलायंस इंडस्ट्रीज. इट वाज अ वेरी लॉन्ग टर्म सपोर्ट फॉर रिलायंस इंडस्ट्रीज. वो 780-85 का लेवल ब्रेक नहीं कर पाता था ऊपर में, और जब उसने ब्रेक किया
it never came below that level. But at the time of COVID, 780 became the level जहाँ पर रिलायंस आके रुका और वहाँ से रिवर्सल हुआ और अभी हमें पता है कहाँ पे ट्रेड कर रहा है 2400 के आसपास. मतलब ओवर द लॉन्ग, बिकॉज जब आप वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हो, बिकॉज आई फील इन्वेस्टिंग हो गया कि लॉन्ग टर्म का, शॉर्ट टर्म चार्ट्स कोई यूजफुल नहीं इन्वेस्टिंग में. आई डोंट फील इट्स ऑफ एनी रेलेवेंस. बट इफ यू गो फॉर अ वीकली चार्ट, मंथली चार्ट, उसमें आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स ऑफ बाई जोन मिल जाते हैं या इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ सपोर्ट मिल जाते हैं. ऑब्वियसली. सो टू ऐड टू योर पॉइंट हितेश, सो यहाँ पे जैसा कि आप बोल रहे हैं राइट, रिलायंस इंडस्ट्रीज, आपके पास दो बाइंग ऑप्शंस थे. यहाँ पे होता क्या है कि वैल्यू इन्वेस्टिंग में इट्स नॉट जस्ट वन टाइम बाइंग राइट. सो वी डिसाइड वेदर कहाँ तक हमें जाना है. से फॉर एग्जाम्पल 760 was the price where we entered for the first time in Reliance. Now there was a situation wherein they bought the rights issue at around the rights issue was around 1240 or something, right? 1200 के आसपास था. हाँ. So in that situation also the stock was not much overpriced, right? So that was also a kind of opportunity for the investor to again add on. So it's adding on does not mean कि stock मेरा गिर रहा है, stock का price गिर रहा है तभी मैं add करूँ. So to a particular level, we can still keep on adding even when the stock price is going towards a higher points from the price जो कि हमने buy किया रखा. Actually better approach है average करने का, because in trading also गिरते market में हम average we don't recommend normally. But यदि market चढ़ रहा है and you bought and you see कि ज़्यादा strength आ गई, you can buy more because at least आपका confirmation आता है trade में कि ऊपर ही जाना है. तो yeah. Right. So it does not mean कि आप current price पे भी बिना analyze किए buy कर लें. We have to analyze and if we see कि हमें value मिल रहा है stock में, अगर current levels पे मुझे Reliance में value मिल रहा है और मैं future में growth देख रहा हूँ, जो मेरे trailing P's वगैरह हैं उनको calculate करके मैं growth देख पा रहा हूँ इस particular stock में, then at current price also we can actually decide to enter in Reliance Industries. So यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि हमें हर स्टेज पे एनालिसिस करना जरूरी है. ये नहीं कि हमने Reliance Industries 760 पे एनालाइज करके वहाँ पे एक पर्टिकुलर स्टॉक्स बाय कर लिया, मे बी 3-4 years डाउन द लाइन वो स्टॉक प्राइस अगर 2700-3000 पे है और अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही कि इसमें पोटेंशियल है 30,000 तक जाने का पर शेयर, सो देन वी कैन वेल फॉर अ न्यू बिगिनर he can either enter in the market or अगर हम already invested है, we can think of adding on more. This is as per the value investing that I follow actually. I mean, a lot of people also बोलते हैं ना कि normally value investing opportunities बड़े companies में नहीं आते. But I mean, if you remember the case of Infosys, जहाँ पे whistleblower की news आई थी about a couple of years back, जहाँ पे बोला था कि कुछ they're forging, they have some issues with their statements वगैरह, उस समय Infosys was available at 760-770 per share. So I think adversity में भी value investing की opportunities बहुत आती है, because there's nothing, if it's such a big company, there's nothing wrong with the management. It was a suspected whistleblower issues और उस पे market 40-50-60% correct कर गया था. Adversity sometimes brings you value investing opportunities in big companies also. हमेशा नहीं. Correct. But yeah, कुछ गलत issues है, कुछ information आ जाए which is not yet proven, it gives you a good chance to be a value investor there. Correct. So यहाँ पे जो adverse situation की आपने एक example दी, right? There can be a different example. Say in I'll not take the stock name, company's name here, but उसमें क्या हुआ था कि fraud and scam की situations भी आती है. किसी company के साथ अगर fraud हो रहा है, scam हो रहा है, so as a value investor प्रॉम्प्टली उसी टाइम पे हमें ये डिसाइड करना चाहिए कि वी हैव टू एग्जिट दैट एंड देयर. अगर ये कंफर्म है चीजें, जैसे आपके एग्जांपल में क्या था कि इट वाज जस्ट अ स्पेकुलेशन कि हो सकता है नहीं हो सकता है. सो इन दैट केस द कंपनी इंटैक्ट है, उसके फंडामेंटल्स इंटैक्ट है, मैनेजमेंट इंटैक्ट है, मैनेजमेंट प्रोग्रेसिव है, तो उस केस में हमारे लिए एज अ वैल्यू इन्वेस्टर अपॉर्चुनिटी होती है, ना कि इस केस में कि अगर कोई स्कैम की न्यूज आ गई तो हम उसे एज अ अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं कि नहीं स्टॉक प्राइस 600 से 60 रुपए पे आ गया, चलो हम इसमें बाई करते हैं. सो ये बातें भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए. सही बात है सर. आप शायद सेम सेक्टर की कंपनी की बात कर रहे हो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. Sure, sir. So basically, if I were to sum it up, what you're saying, कि value investing is getting something at a maybe correct price or below the fair price and not at a penny value price, below the fair price.
Importance of fundamental analysis बहुत जरूरी है because fundamental analysis tells you what is the number. Quantitative and qualitative analysis दोनों करना हो गया basically. Quantitative tells you कि in terms of value, quality in terms of management, promoters, holding and all those things बहुत important factor है. Plus technical analysis बहुत ही जरूरी है because it tells you what is the right level to enter. Correct. So it basically tells you कि जो आपने एनालिसिस की है फंडामेंटली उसके कंपैरिजन में टेक्निकल एनालिसिस उसी प्राइस को रिफ्लेक्ट कर रहा है या नहीं. जैसे कि हमने बताया राइट कि हमने एनालिसिस की कि कंपनी के पी रेशियोज वगैरह बहुत कम है, अंडर वैल्यूड है, सब कुछ है, बट स्टॉक में चार्ट में वो डिफरेंट स्टोरी अगर दिखा रहा है तो उस केस में हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं. So any final words of wisdom for our value investors from you? So यहाँ पे आई थिंक सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग टेक्स टाइम, डिसिप्लिन एंड पेशेंस, ये हमारे गुरु वॉरेन बफेट जी का कहना है. और जैसा कि हम इस वीडियो में हमने कई बार आई थिंक पेशेंस वर्ड का इस्तेमाल किया होगा. तो अगर आपके पास पेशेंस है स्टॉक मार्केट में तो यू कैन बीट द मार्केट, यू कैन गेट गुड रिटर्न्स. फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में ही इन्वेस्टमेंट करिए और वैल्यू हंटिंग के साथ करिए. ट्रेजर हंट, जैसा कि हम ट्रेजर हंट कहते हैं राइट, सो गो फॉर ट्रेजर हंटिंग. और अगर हम 10, 15, 20 स्टॉक्स की पोर्टफोलियो बना लेते हैं और उसमें से 3-4 ट्रेजर्स भी हमें मिल जाते हैं राइट, तो आई थिंक वी आर गोइंग टू गेट अ गुड रिटर्न्स फॉर द स्टॉक मार्केट. So basically investing is boring, but if you want fun, go to a casino. Right. Thank you so much, Umesh. It was great having you on our platform. We understood what is value investing importance, and I'm sure our viewers are enlightened. And I would urge our viewers, if you have more questions, put in the comments. We'll be more than glad to answer. कोई भी doubts होगा तो we are always here for you with all your doubts. And I would like to again thank Umesh ji for taking out of their schedule, and we hope to see you more on our channel. We can discuss more important topics, sir. Sure, Hitesh, it was good talking to you and good discussions. Thank you so much.